देखें, आज जो हम भी डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। फर्स्ट ईयर में आपने कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, और यहाँ पर जो सेकेंड ईयर की बुक है इसमें आप क्या पढ़ेंगे कॉकरोच का, इसमें आप कॉकरोच का जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था। अब कॉकरोच के बारे में आपको पता है कि कॉकरोच का जो फाइलम है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, ये किस फाइलम से बिलोंग करता है? ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। और आर्थ्रोपोडा की कौन सी क्लास से ये बिलोंग करता है? आर्थ्रोपोडा की क्लास है इंसेक्टा। आर्थ्रोपोड की कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? इंसेक्टा से। तो चलें, कॉकरोच की अगर हम बात करें या दूसरे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी अगर हम बात करें, तो सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि कॉकरोच का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है। कॉकरोच या जो दूसरे इंसेक्ट्स हैं उनकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? तो कॉकरोच की भी दूसरे इंसेक्ट की तरह एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो है यूरिक एसिड, यानी अपना नाइट्रोजनस वेस्ट किसकी फॉर्म में रिलीज करते हैं? दे रिलीज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। और मैं आपको बता चुका हूं कि यूरिक एसिड एक ऐसा नाइट्रोजनस वेस्ट है जिसको बॉडी से बाहर पास आउट होने के लिए बहुत कम वाटर की जो है वो क्या होती है? नीड होती है। इसके बाद अगर हम इसकी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर देखें कि इसके पास कोई खास किस्म की एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होती हैं क्या, या कोई खास किस्म के एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं जो जिसके जरिए ये एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, या नाइट्रोजनस वेस्ट को जो एक्सक्रीट होने में हेल्प करती हैं। तो इसके पास स्पेशल टाइप की एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं जिनको हम कहते हैं मेल फिगियन ट्यूब्यूल। जो इसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मेलपिगिन ट्यूब्यूल। चलिए, मैं यहाँ पर कॉकरोच का एक एनाटॉमिकल सेक्शन जो है यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, उसको कट किया हुआ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ड्रा कर रहा हूँ। तो अब आप देखेंगे हमने फर्स्ट ईयर में इसका पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, ये इसका माउथ है। इसके माउथ के बाद हमने पढ़ा था इसके पास एक ये एसोफेगस है, क्रॉप है, क्रॉप के बाद इसका गिजर्ड होता है, गिजर्ड के बाद इसका मिड गट है, और मिड गट के बाद जो है वो क्या शुरू होता है? हाइंड गट। अब क्या होता है कि जहां पर मिड गट खत्म हो रहा होता है, जहां पर हाइंड गट शुरू हो रहा होता है, वहां से इस तरह की ट्यूब्स निकलती हैं। चलिए मैं इसको डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ। ये देखें, यहाँ से जो है इस तरह की ट्यूब्यूल्स निकल रही होती हैं जहां पर मिड गट खत्म हो रहा है और हाइंड गट शुरू हो रहा है। ये जो ट्यूब्स निकल रही होती हैं इस तरह की, इन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं मेल पिगियन ट्यूब्यूल। मेलपिगियन ट्यूब्यूल। सबसे पहले तो थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं इन मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स की, स्ट्रक्चर के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स के हवाले से। असल में इनको मेलपिगियन इस वजह से कहते हैं, एक इटालियन फिजियोलॉजिस्ट था जिसको फादर ऑफ फिजियोलॉजी भी कहते हैं, मेलपिगी। मेलपिगी उसका नाम था असल में, जिसकी बेस पर जो है वो उसके नाम के साथ मेलपिगी था, तो इसी वजह से उसके साइंटिस्ट की नेम की बेस पर इसको मेलपिगिन जो है वो नाम दे दिया गया है। तो इसको हम मेलपिगिन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। अच्छा, मेलपिगिन ट्यूब्यूल्स बेसिकली क्या होती हैं? दे आर लॉन्ग थिन ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये क्या होती हैं? इनको हम डिस्क्राइब करें इनकी स्ट्रक्चर को, तो ये लॉन्ग होती हैं, थिन होती हैं, और लॉन्ग थिन ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होती हैं। ऐसे मैं इनको अलग से बनाऊं तो देखें, ये लॉन्ग होती हैं इस तरह से, ये हाइंडगट है, यहाँ से ये जो निकल रही हैं ये ऐसे लॉन्ग हैं, थिन है, और ब्लाइंड है। ब्लाइंड का मतलब क्या होता है? देखो, ऐसी ट्यूब जिसकी सिर्फ एक ओपनिंग होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ब्लाइंड। आपने देखा था मेटानेफ्रीडिया की दो ओपनिंग थी, तो वो ब्लाइंड नहीं थी, वो ओपन थी। लेकिन यहाँ पर देखें, इसकी यहाँ से कोई ओपनिंग नहीं है, सिर्फ एक ये एक मेलपिगिन ट्यूब्यूल है। तो आप देखें, इसकी सिर्फ एक ये ओपनिंग है, यहाँ पर कोई ओपनिंग नहीं है। तो ऐसी ट्यूब्यूल जिनकी सिर्फ एक ओपनिंग हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स कहेंगे। ये लॉन्ग होती हैं, थिन होती हैं, और क्या होती हैं? ये ब्लाइंड ट्यूब्यूल होती हैं। अराइज कहाँ से हो रही होती हैं? अराइज अराइज फ्रॉम जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट।
अब देखें जहां पर मिडगट और हाइंडगट आपस में यूनाइट हो रहे हैं, जंक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है, यूनियन। ये मिडगट है और ये हाइंडगट है। जहां पर मिडगट और हाइंडगट यूनाइट हो रहे हैं उस जगह से क्या निकल रही हैं, उस जगह से अराइज हो रही हैं ये मेलपिगिन ट्यूब्यूल। मेथड देख लेते हैं। अच्छा, मेलपिगिन ट्यूब्यूल जो है वो किस में होती हैं बेसिकली? मेलपिगिन ट्यूब्यूल्स आर इमर्ज इन द हीमोलिम्फ। दे इमर्ज इन हीमोलिम्फ। अब देखें ये जो बाहर है ये कॉकरोच की जो बॉडी कैविटी होती है, ये देखें बाहर कॉकरोच की ये क्या है, ये बॉडी कैविटी है। कॉकरोच की जो बॉडी कैविटी होती है उसको हम हीमोसील कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हीमोसील, बॉडी कैविटी के जो चैम्बर है। अच्छा, इसके अलावा जो कॉकरोच की इस बॉडी कैविटी में जो लिक्विड भरा हुआ है, जो फ्लूइड भरा हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हीमोलिम्फ। एक तरीके से ये कॉकरोच का ब्लड है, सिर्फ इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होती, लेकिन क्योंकि ब्लड की तरह काम कर रहा है, एक फ्लूइड है, तो इस वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं हीमोलिम्फ। तो अब आप इधर देखें ये जो मेलफिगिन ट्यूब्यूल्स हैं, इनके चारों तरफ ये किसमें इमर्ज होती हैं, यानी किसमें डिपी हुई होती हैं? इनके चारों तरफ क्या मौजूद होता है? इनके चारों तरफ जो फ्लूइड मौजूद होता है, उस फ्लूइड को हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं हीमोलिम्फ। दे आर इमर्ज, और ये कहाँ पर होती हैं, ये हीमो, इनके चारों तरफ सराउंड जो किया हुआ होता है वो कौन सा फ्लूइड होता है, वो होता है हीमोलिम्फ। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर ये ब्लू कर देता हूँ हीमोलिम्फ, ये जो ये चारों तरफ ब्लू ब्लू जो है, आप इमेजिन करें कि ये जो है वो क्या है, या इसको हम कंसीडर कर लेते हैं ये हीमोलिम्फ है। ये देख लें आप, ये ब्लू कलर मैंने जो दे दिया है ये क्या है, ये हीमोलिम्फ है। और हीमोलिम्फ के अंदर क्या इमर्ज है, ये जो ट्यूब्स हैं ये हैं बेसिकली जो है, इनको मेलपिगिन ट्यूब्यूल्स कह रहे हैं। अब मेथड देखते हैं एक्सक्रीशन का, मेथड क्या है, कैसे वो एक्सक्रीशन में जो है इन्वॉल्व होती हैं। अब क्या होता है कि इसका मेथड ये होता है, अगर सिंपली बात करूं तो इस हीमोलिम्फ के अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होती है, यानी मेटाबॉलिज्म जो ज्यादातर इसका होता है वो कहाँ होगा, हीमोलिम्फ में। या बॉडी के दूसरे सेल्स में भी जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उससे जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोड्यूस होती है, नाइट्रोजिनस वेस्ट यानी यूरिक एसिड अगर है, तो वो यूरिक एसिड कहाँ पर मौजूद है, वो यूरिक एसिड मौजूद है किसके अंदर, हीमोलिम्फ में। ये ग्रीन कलर का जो मैं शो कर रहा हूँ वो क्या है, ये है यूरिक एसिड। अब क्या होगा, ये यूरिक एसिड अलोंग विद वाटर एंड यूजफुल सब्सटेंस, ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा इस हीमोलिम्फ में, सॉरी मेलपिगिन ट्यूब्यूल्स में आ गया। ये देखें अंदर से मेलपिगिन ट्यूब्यूल को मैंने ग्रीन कर दिया, तो ये कहां पर आ गया, ये हीमोलिम्फ जो था, ये यूरिक एसिड जो है वो किस, ये को जो है वो क्या किया इसने, जो है वो हीमोलिम्फ, ये जो मेलपिगिन ट्यूब्यूल के जो सेल थे उन्होंने एब्सॉर्ब कर लिया। अब यहाँ पर मैं बड़ी सी एक मेलपिगिन ट्यूब्यूल बना रहा हूँ, चलिए ये एक मेलपिगिन ट्यूब्यूल है, सही है। अब इसमें जो है ये इसके क्या है, ये इसके एपिथेलियल सेल हैं, ये जिसको कवर किया हुआ है, ये कौन से वाले सेल्स हैं, ये एपिथेलियल सेल है। अब ये क्या करेंगे, ये काम ये करेंगे कि बाहर की तरफ जो, ये मैं यहाँ पर ये बना देता हूँ, ये यूरिक एसिड है। अब क्या करेंगे, इस यूरिक एसिड को एब्जॉर्ब कर लेंगे ये सेल, और एब्जॉर्ब करके कहाँ डाल देंगे, ये इसके ल्यूमेन में, बीच में जो खाली जगह है इसको क्या कह रहे हैं, ल्यूमेन। ये यूरिक एसिड को एब्जॉर्ब कर कर मेलपिगिन ट्यूब्यूल्स के कहाँ पर डाल देंगे, इसको डाल देंगे इसके ल्यूमेन में। लेकिन क्या होगा, इस मेलफिगिन ट्यूब, इस यूरिक एसिड के साथ, यूरिक एसिड तो अंदर आएगा ही, यूरिक एसिड अंदर चला गया, लेकिन यूरिक एसिड के साथ ही क्या होता है कि कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी, जैसे वाटर हो गया, कुछ मिनरल्स हो गए, वो भी अंदर आ जाते हैं, वो भी क्या हो गए, अंदर आ गए। लेकिन जब ये यूरिक एसिड इस वाटर के साथ इस मेलफिगिन ट्यूब्यूल से अंदर की तरफ मूव कर रहा होगा, यानी अंदर की तरफ जा रहा होगा, और कहाँ जा रहा होगा, ये अंदर चला जाता है हाइंडगट में। कहाँ चला जाता है, ये हाइंडगट के अंदर चला जाता है। लेकिन जब उस तरफ जा रहा होता है तो उस दौरान ही क्या होता है, उस दौरान ये जितना भी वाटर और यूजफुल सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या कर लेता है, वो दोबारा जो है वो इसकी जो मेलफिगिन ट्यूब्यूल्स की जो लास्ट वाली जो ट्यूब्स होती हैं वो दोबारा क्या करती हैं, रीएब्जॉर्शन हो जाती है उसकी, और रीएब्जॉर्ब होकर दोबारा किसको दे देते हैं, दोबारा जो है वो हीमोलिम्फ को दे देते हैं। बाकी जो यूरिक एसिड बच जाता है, ये यूरिक एसिड जो है वो वाटर के साथ कहाँ आ जाता है, ये यूरिक एसिड वाटर के साथ आ जाता है इस हाइंडगट। यूरिक एसिड किसके साथ आ गया, वाटर के साथ जो है यूरिक एसिड इसके हाइंडगट में आ गया। हाइंडगट में थोड़ी देर ये यूरिक एसिड स्टोर रहता है, जब यूरिक एसिड स्टोर रहता है तो वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है, वाटर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है,
बाकी जो मटेरियल होता है यूरिक एसिड वो बॉडी से क्लोएका से जो है वो क्या हो जाएगा, इसके क्लोएका से जो है वो पास आउट हो जाएगा। अच्छा, एक बात मेलफिगेंट ट्यूब्यूल्स के हवाले से याद रखिएगा, दे आर द ओनली स्ट्रक्चर्स, ओनली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन एनिमल किंगडम, दे आर द ओनली excretory structure in animal kingdom associated with gut और alimentary canal या digestive system। मेल्फिगेन ट्यूब्यूल्स वाहिद एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है एनिमल किंगडम के अंदर जो किसके साथ जुड़ी हुई होती हैं, किसके साथ अटैच होती हैं, एक्सक्रीट डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच होती हैं। हमारे देखें किडनी हमारी होती है, किडनी भी डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ऐसे अटैच नहीं होती। और अगर आपने देखा होगा वो जो होती है जो मेटानेफ्रीडिया हमने देखे थे वो भी कोई डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ उनका ऐसा कोई लिंक नहीं बन रहा होता, ना प्रोटोनेफ्रीडिया का कोई ऐसा लिंक बन रहा होता है। लेकिन मेलफिगेन ट्यूब्यूल्स वाहिद एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जो अपना लिंक किसके साथ बना रही है, जो किसके साथ अटैच हुई हुई है, जो अटैच हुई हुई है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, और जो अपना एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट भी डायरेक्ट किसमें डाल रही है, वो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट डायरेक्ट जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाल रही है। So what I told you about excretion in cockroach, first of all I told you that excretory product of cockroach is uric acid. After that I told you that the excretory structure or excretory organ of cockroach are Malpighian tubules. What are Malpighian tubules? These are long, thin, blind tubules. From where they arise? They arise from the junction of midgut and hindgut. And where they emerge, where they are emerged in hemolymph, यानी इनके चारों तरफ क्या मौजूद होता है, इनके चारों तरफ hemolymph मौजूद होता है। And one thing also is that only excretory structure which are associated or which are linked with डाइजेस्टिव सिस्टम, ये वाहिद एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है एनिमल किंगडम में जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच होती हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको इसका मेथड लिखवाया तो नहीं है, मैंने सिर्फ आपको इसका मेथड जो है वो बताया है कि इसका मेथड क्या है इनकी एक्सक्रीशन का। तो मेथड को मैं यहाँ पर लिखवा भी देता हूँ, आपको समझा तो मैंने दिया है, मैं आपको लिखा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं सिर्फ ड्रा करूंगा किसको, पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को ड्रा नहीं कर रहा हूँ कॉकरोच के। अब मैं यहाँ पर ड्रा करूंगा सिर्फ जो है वो मेलपिगिन ट्यूब्यूल्स ही को ड्रा मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ये देखें ये मिडगट है और मिडगट जब हाइंडगट के साथ मिल रहा है तो उसमें से ये अराइज हो रही हैं मेलपिगिन ट्यूब्यूल्स। काफी तादाद होती है मेलपिगिन ट्यूब्यूल्स की, मैं यहाँ सिर्फ 2 ही बना रहा हूँ। ये मेलपिगिन ट्यूब्यूल्स है और उसके बाद ये जो है वो हाइंडगट है। सही है। अब मैंने मेथड के अंदर आपको सबसे पहले क्या बताया, इसका मेथड जो होगा उसमें ये होगा सेल्स ऑफ मेलपिगिन ट्यूब्यूल्स एब्जॉर्ब, सेल्स ऑफ मेलपिगिन ट्यूब्यूल absorb Melpighian tubule absorb the excretory waste along with some useful substances present in hemolymph। देखें अभी मैंने आपको बताया कि ये जो मेलपिगिन ट्यूब्यूल्स हैं इनके चारों तरफ ये ब्लू कलर में क्या मौजूद है, ये हीमोलिम्फ मौजूद है। और इस हीमोलिम्फ में क्या मौजूद होगा, इस हीमोलिम्फ के अंदर मौजूद होते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट मतलब क्या, नाइट्रोजिनस वेस्ट यूरिक एसिड क्या मौजूद है, ये यूरिक एसिड जो है वो मौजूद है। होता क्या है कि इस हीमोलिम्फ से जो मेलपिगिन ट्यूब्यूल के सेल्स हैं वो इस यूरिक एसिड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन इस यूरिक एसिड के साथ क्या आ जाते हैं, कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी आ जाते हैं। ये यूजफुल सब्सटेंस भी इसके साथ आ गए। ये तो इसका मेथड का पहला स्टेप हो। अच्छा दूसरा स्टेप देखते हैं, दूसरे स्टेप में क्या होगा। ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में देखें क्या होगा। सेकंड स्टेप के अंदर
पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर सिर्फ मैं आपको ये लिखवा रहा हूँ। फिर क्या होता है, इन लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल, इन लेटर पार्ट ऑफ यानी आगे वाला जो पार्ट है, लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल, लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल, selective reabsorption of useful substance occur. Selective reabsorption of useful substance occur. मतलब क्या होगा कि इसका लेटर पार्ट, ये तो पहला वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो है इसको लेटर पार्ट कह रहे हैं। इस लेटर पार्ट में क्या होगा कि यूजफुल सब्सटेंस सिलेक्टिव, मतलब कुछ सिलेक्टिव जो बॉडी को चाहिए होंगे, वो यूजफुल सब्सटेंस क्या हो जाते हैं, दोबारा रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। यानी दोबारा किस में चले जाते हैं, दोबारा वो हीमोलिम्फ के अंदर चले जाते हैं, वो दोबारा हीमोलिम्फ के अंदर चले जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, एंड द यूरिक एसिड इज डिस्चार्ज इनटू रेक्टम, और उसके बाद क्या होता है, यूरिक एसिड is discharged into rectum। ये देखें यूरिक एसिड कहां पर डिस्चार्ज हो जाएगा, मिसाल के तौर पे हम इस ग्रीन कलर से यूरिक एसिड को अगर शो कर रहे हैं, तो ये यूरिक एसिड कहां डिस्चार्ज हो गया, यूरिक एसिड डिस्चार्ज हो गया इसके रेक्टम में। और यूरिक एसिड के साथ क्या होगा, कुछ वाटर भी होगा। यूरिक एसिड डिस्चार्ज हो गया कहां पर, रेक्टम में। रेक्टम स्टोर यूरिक एसिड फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। फिर क्या होता है कि यूरिक एसिड के अंदर, यूरिक एसिड स्टोर होता है कहां पर, यूरिक एसिड स्टोर होता है रेक्टम में। सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम यूरिक एसिड रीअब्सॉर्ब इन रेक्टम, यानी रेक्टम में कुछ सॉल्ट और वाटर जो है वो दोबारा क्या हो जाएंगे, यूरिक एसिड से सॉल्ट और वाटर क्या हो गए, ये रीअब्सॉर्ब हो गए। और उसके बाद क्या होगा कि ऑलमोस्ट ड्राई एंड almost dry uric acid is passed along with feces। ऑलमोस्ट यानी ड्राई होता है बहुत, क्योंकि वाटर ज्यादातर एब्जॉर्ब हो जाता है। ऑलमोस्ट ड्राई यूरिक एसिड along with feces पास। अब यूरिक एसिड जो है वो फीसिस के साथ, क्योंकि इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट फीसिस वो भी यहीं जमा होता है, तो यूरिक एसिड जो है वो फीसिस के साथ ड्राई होके कहां से पास हो जाएगा, इसके इस रेक्टम से होता हुआ एनल पोर्शन या कोलेका से जो है वो क्या हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा। सो इट वाज ऑल अबाउट एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। ये हमने कैसी चीज के बारे में पढ़ा, ये हमने पढ़ा एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। अब मैं आपको जितने भी जो इन्वर्टिब्रेट थे जिनकी एक्सक्रीशन आपकी बुक में बताई गई थी, एक तो हाइड्रा की एक्सक्रीशन को हमने डिस्कस किया था, एक हमने प्रोटोन उसकी पेलेनेरिया की एक्सक्रीशन को डिस्कस किया था, अर्थवर्म और कॉकरोच। अब तीनों के एक्सक्रीटरी सिस्टम को यहाँ पर मैं एक साथ जो है वो कंपेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपकी जो है वो अटेंडेंस ले लेता हूँ, उसके बाद फिर हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। अटेंडेंस ले लेना है, के बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। हाँ भाई, कॉकरोच का हमने जो है वो आज एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा है। कोई स्टूडेंट मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करेगा कॉकरोच के एक्सक्रीटरी सिस्टम को? कौन करेगा कॉकरोच के एक्सक्रीटरी सिस्टम को थोड़ा एक्सप्लेन? है कोई स्टूडेंट, या ऐसे ही खामोश बैठे रहोगे? करोगे एक्सप्लेन या मैं आगे चलूं? थोड़ा सा तो बताओ इसके बारे में, जो मैंने भी आपको बताया है एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। सर इसका एक्सट्रूटिंग प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड, सही सही। और और ये पहले जी जी हाँ बताओ, इसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होता है? मिल्पेगिन ट्यूब्यूल्स मेलपेगिन ट्यूबल्स इसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हो गया। जो अराइज होती हैं मिड गट और हाइंड गट में। से अराइज होती हैं, और कहाँ पर डिप होती हैं, मर्ज किसके अंदर होती हैं ये मेलपेगिन ट्यूबल्स? हीमोलिम्फ पर हाँ, हीमोलिम्फ में एमर्ज होती हैं। चलें सही। अच्छा, और
चलो अब ऐसा करते हैं कि इस तीनों का ना एक साथ डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, तीनों का एक्सक्रीटरी सिस्टम ओके को ना। सर। ये प्लेनेरिया हो गया, अर्थवर्म हो गया और कॉकरोच, तीनों के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं। सही है, हाइड्रा की बात ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हाइड्रा का तो आपको पता है ना, उसका तो कोई स्पेशल टाइप का एक्सक्रीटरी सिस्टम उसमें मौजूद होता ही नहीं है। तो यहाँ हाइड्रा की बात नहीं कर रहे, हम इस बात कर लेते हैं सिर्फ इन तीनों की। सबसे पहले तो मैं यहाँ देखो प्लेनेरिया ड्रा कर रहा हूँ, ये हो गया प्लेनेरिया, ये मैंने ड्रा कर लिया प्लेनेरिया। ये ड्रा मैं कर लेता हूँ अर्थवर्म, अर्थवर्म के सिर्फ 2 ही सेगमेंट ड्रा कर रहा हूँ, पूरा अर्थवर्म ड्रा नहीं कर रहा पहले। और ये ड्रा कर देता हूँ मैं यहाँ पर, क्या है ये आपका हो गया कॉकरोच, कॉकरोच को ऐसे सीधा सीधा बना देता हूँ, ये लो कॉकरोच हो गया। चलें, ये कॉकरोच हो गया। अब जो है इसकी जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, ये जो ट्यूब्स हैं इसके पास, जो इसके साइड में होती हैं, इन ट्यूब्स को तो हम क्या कहते हैं, इन ट्यूब्स को हम कहते हैं, चलिए बना देता हूँ, साइड में इसके ट्यूब्स होते हैं और इन ट्यूब्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया। इसके जो ट्यूब्स होते हैं एक्सक्रीटरी ट्यूब, उसको क्या कहते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया। सही है। और इसके अंदर भी एक्सक्रीटरी ट्यूब्स होती हैं, ऐसे क्वाइल ट्यूब्स होती हैं ऐसे। इसके लिए जो हमने टर्म इस्तेमाल की थी, इसको हम कह रहे थे, इसकी जो एक्सक्रीटरी ट्यूब्स हैं उनको कहते हैं मेटानेफ्रिडिया। और इसके पास जो थी ऐसे, जो इसके मिड गट से हाइंड गट और मिड गट के जंक्शन से निकल रही थी, इसकी जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हैं वो क्या है, वो है मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। चलो इन सब की जो है वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर में फर्क देखते हैं। थोड़ा सा बाहर निकाल के बना देता हूँ, इसका छोटा सा पार्ट, थोड़ा आधा पार्ट इसका बाहर निकाल के बना रहा हूँ। इसमें क्या होता है, एक होता है इसमें फ्लेम सेल, फ्लेम सेल से एक ट्यूब जैसी निकल रही होती है, एक डक्ट होती है, और ये डक्ट बॉडी से बाहर जो है वो एक पोर के जरिए खुल रही होती है। इसको भी बाहर निकाल के बना देता हूँ, मेटानेफ्रिडिया को भी, ये लेंगे बन गया बाहर, ये भी मैंने बाहर निकाल के बना दिया है इससे, ये भी ट्यूब बाहर निकल गई। चल, और इसको भी बाहर निकाल के बना देता हूँ, ये ले, ये हो गई, ये हो गई, बाहर निकाल के बना दिया इसको। अब देखो, सबसे पहले तो ये वाली जो ट्यूब है, ये ट्यूब जो है वो इसमें सिंगल ओपनिंग है, आप देखो सिर्फ एक ही ओपनिंग है ये इसकी, यहाँ से कोई भी ओपनिंग नहीं है, यहाँ से बंद है। ऐसी कोई भी ट्यूब जो सिर्फ सिंगल ओपनिंग हो और चारों तरफ से बंद हो, तो ऐसी ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड ट्यूब्स। तो ये भी कौन सी वाली ट्यूब्स हैं, ये हैं, इनमें सिंगल ओपनिंग होती है, मतलब ये कौन सी ट्यूब है, ये ब्लाइंड ट्यूब्स हैं। ये क्या हो गई, ये ब्लाइंड ट्यूब्स हो गई। जबकि इसमें तो 2 ओपनिंग है ना, एक ओपनिंग ये है और दूसरी ओपनिंग ये है, तो ये तो ब्लाइंड ट्यूब नहीं है। ऐसी ट्यूब्स को हम क्या कहेंगे, ओपन ट्यूब्स। ये क्या है, ओपन ट्यूब्स हैं। और इसमें भी आप देखो तो एक ओपनिंग है, यहाँ पर ओपनिंग है, यहाँ पर कोई ओपनिंग नहीं है, यहाँ से चीजें एब्जॉर्ब होंगी, यहाँ से चीजें सिर्फ एब्जॉर्ब होंगी, किसी ओपनिंग के जरिए अंदर दाखिल नहीं होंगी। तो ये जो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स हैं, ये भी कौन सी वाली ट्यूब्यूल हैं, ये भी ब्लाइंड ट्यूब्स हैं। ये भी कौन सी वाली ट्यूब्स हो गई, ये भी ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स हो गई। असल में ट्यूब से भी छोटी जो होती हैं, ट्यूब से भी थोड़ी छोटी होती हैं, तो इनको ट्यूब्यूल्स कहते हैं। अच्छा, दूसरा जो इसमें फर्क है वो क्या है, कि ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो कलेक्ट करती हैं, दे कलेक्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट जो ये कलेक्ट करती हैं फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यानी ये जो एक्सक्रीटरी जो मतलब एब्जॉर्ब करती हैं अपना नाइट्रोजनस वेस्ट, ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो एब्जॉर्ब कर रही हैं वो कहाँ से एब्जॉर्ब कर रही हैं, वो एब्जॉर्ब करती हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड किसको कहते हैं, बॉडी टिश्यू का जो फ्लूइड होता है, यानी इसके चारों तरफ बॉडी के टिश्यूज मौजूद होते हैं, ये सेल्स मौजूद होते हैं, और उन सेल्स के दरमियान में जो फ्लूइड है, ये इसके सेल्स हैं, और इन सेल्स के दरमियान में जो ये फ्लूइड है, ये जो ब्लू कलर का बना रहा हूँ, इसको हम क्या कह रहे हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये अपना एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो एक्सक्रीटिव जो प्रोडक्ट है या नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो कहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे, वो एब्जॉर्ब करेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड से। और इसके अलावा ये जो एब्जॉर्ब करते हैं, अब इनके चारों तरफ जो होती है बॉडी कैविटी में होते हैं, ये इसकी बॉडी कैविटी जिसको हम सीलोम कहते हैं, ये किस में होते हैं, ये होते हैं सीलोम में। तो ये जो अपना नाइट्रोजनस वेस्ट जो एब्जॉर्ब करते हैं, वो कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, ये नाइट्रोजनस वेस्ट एब्जॉर्ब करते हैं
सिलोमिक फ्लूइड से, यानी सिलोम में जो लिक्विड भरा हुआ होता है वहां से अपना नाइट्रोजनस वेस्ट एब्जॉर्ब करते हैं। कौन? मेटानेफ्रिडिया। मेटानेफ्रिडिया कलेक्ट, यानी कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, या इसको नाइट्रोजनस वेस्ट कह लें, नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम सिलोमिक फ्लूइड। ये कहां से नाइट्रोजनस वेस्ट एब्जॉर्ब करते हैं? मेटानेफ्रिडिया सिलोमिक फ्लूइड में। और ये जो होते हैं कॉकरोच के जो मेलफिगन ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये जो इमर्ज होते हैं, यानी इनके चारों तरफ तो हीमोलिम्फ मौजूद होता है। इनका जो सिलोमिक फ्लूइड होता है उसको, या इनका जो ब्लड होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं। तो ये जो अपना नाइट्रोजनस वेस्ट कलेक्ट करते हैं, ये कहां से कलेक्ट करते हैं? कलेक्ट देयर नाइट्रोजनस वेस्ट, या सिर्फ कलेक्ट नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ। कहां से नाइट्रोजनस वेस्ट कलेक्ट करते हैं? हीमोलिम्फ से। फिर एक और चीज होती है कि प्रोटोनेफ्रिडिया जो है वो कौन सा वाला नाइट्रोजनस वेस्ट एब्जॉर्ब करते हैं? प्रोटोनेफ्रिडिया जिस नाइट्रोजनस वेस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं वो कौन सा होता है? वो होता है अमोनिया। प्लेनेरिया में का नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है? अमोनिया। और ये जो अर्थ फॉर्म है, ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट एब्जॉर्ब करता है इनका मेटानेफ्रिडिया, मेटानेफ्रिडिया कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट को जो है वो एब्जॉर्ब करता है? वो होता है यूरिया। यानी मेटानेफ्रिडिया में जो नाइट्रोजनस वेस्ट आता है वो यूरिया होता है, और ये प्रोटोनेफ्रिडिया में जो नाइट्रोजनस वेस्ट आता है वो अमोनिया होता है। और उसके साथ मेलफिगन ट्यूब्यूल्स में जो नाइट्रोजनस वेस्ट आता है, यानी जिस नाइट्रोजनस वेस्ट को ये कलेक्ट करते हैं, वो नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है? वो होता है बेसिकली जो है वो यूरिक एसिड। तो देखें, एग्जामिनर आपसे आपके पेपर में आ सकता है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोनेफ्रिडिया एंड मेटानेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया और मेटानेफ्रिडिया में फर्क बताएं। तो ये मैंने डिफरेंस लिख दिया। हाँ, मेटानेफ्रिडिया और मेलफिगन ट्यूब्यूल में फर्क बताएं तो भी ये फर्क हो जाएगा। मेटानेफ्रिडिया और मेलफिगन ट्यूब्यूल में ये डिफरेंस हो गए, और मेटानेफ्रिडिया और प्रोटोनेफ्रिडिया में ये डिफरेंसेस हो गए। तो आप ये डिफरेंसेस लिख सकते हैं। और कोई डिफरेंस नजर आ रहा है बच्चों? बताओ, अगर कोई डिफरेंस नजर आ रहा है तो बता दो, उसको मैं लिख देता हूँ। स्ट्रक्चर को देखो थोड़ा, कोई और डिफरेंस नजर आ रहा है इनमें? बताओ, थोड़ा सोचो। ये प्रोटोनेफ्रिडिया के साथ फ्लेम सेल होते हैं, बाकी किसी की भी साथ फ्लेम सेल अटैच नहीं होते। इसके साथ फ्लेम सेल हैं और किसी के साथ फ्लेम सेल अटैच नहीं होते। फिर एक और डिफरेंस ये है कि मेलफिगन ट्यूब्यूल डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच हैं, जबकि इनमें से जो है ये दोनों जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच नहीं है। तो इट वाज ऑल अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक्सक्रीशन इन इनवर्टिब्रेट्स। ये हमने किसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन को डिस्कस किया? हमने इनवर्टिब्रेट के अंदर एक्सक्रीशन को डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट टाइम हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो एक्सक्रीशन डिस्कस करेंगे वर्टिब्रेट्स में। और वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है वो एक ही वर्टिब्रेट है जिसका एक्सक्रीटरी सिस्टम आपकी बुक में डिस्कस किया गया है, और वो जो वर्टिब्रेट है वो हम है मैन, ह्यूमन बीइंग का जो है वो, यानी इंसान का जो है वो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन हम उसको पढ़ेंगे। तो अभी ये जो है चीजें यहाँ पर ये देख लें, और कल आप तमाम स्टूडेंट्स को ये तमाम पॉइंट्स याद होने चाहिए। कल मैं जो है वो जब क्लास लूंगा तो मैं किसी भी स्टूडेंट से जो है वो पूछ सकता हूँ ये पॉइंट्स। सही है? आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, वैसे टाइम भी खत्म होने वाला है क्लास का। कल फिर मैं आपसे जो है वो ये चीजें पूछूंगा। नोट कर लीजिएगा, इसको लेक्चर में शेयर कर दूंगा यूट्यूब चैनल पर, वहां से आप इसको देख लीजिएगा। इनके लेकिन पॉइंट्स लाजमी तौर पे अपने नोटबुक में पॉइंट्स लाजमी तौर पे नोट कर लिया करें। सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं किया करें कि लेक्चर वहां पर मौजूद है यूट्यूब पर, वहां से देख लेंगे। हर वक्त अवेलेबल नहीं होता, आपने वहां से चीजों को नोट कर लेना है अपने जर्नल में।